प्रदेशवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों के साथ रंग भरी होली खेलेगी और बेहतरीन होली खेलेगी। अभी इस जो ये पिछला फेज हुआ उसमें जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने करहल से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतदान भी हुआ है, तो इसके क्या संदेश निकलते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो मीडिया यही गलती 2019 में भी करती थी। तब भी कहते थे कि विपक्ष के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा है, जबकि जब मतदाताओं ने अपना फैसला सुनाया था तो सेकंड पोल बीएसपी ने किया था, एसपी थर्ड पे आई थी। 80% समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटों को जीत करके नंबर 1 पर था, बाकी 20% में बंटवारा था। दूसरा, करहल की जब बात की आपने, तो करहल अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसको अपने लिए सबसे सेफ सीट मानते थे, उस सीट पर अंततः पहले स्वयं प्रचार के लिए कई दिन जाना पड़ा। फिर जब उनको लगा कि अब उनके उससे बाहर जा चुका है इलेक्शन, तो उनको पत्र लिखना पड़ा और मुलायम सिंह जी को इस कैंपेन के साथ जोड़ना पड़ा है। ये चुनाव के पहले ही समाजवादी पार्टी की हार को प्रदर्शित करता है। दूसरा, मुलायम सिंह जी ने जब वहाँ के माहौल को देखा तो उन्होंने भी फिर वहाँ जनता से यही अपील की, ठीक है, आपको जिसको चुनना चुनिए। आपने देखा होगा टेलीविजन में भी बार बार उनके एक नेता कह रहे हैं कि साहब बोल दीजिए, उनका नाम बोलिए, तो कह रहे हैं मैं कौन लड़ रहा मुझे नहीं जानकारी। काफी बुजुर्ग हो गए हो। ये दुर्गति जिस पार्टी की हो जाए, नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, अब जो मुलायम सिंह जी पार्टी बना रहे हैं उनको ही नहीं मालूम है कि उनकी एक पुरानी सीट पे कौन चुनाव लड़ रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती किसी पार्टी की? तो जब उस पार्टी के नेता नाम नहीं जान पा रहे हैं तो करहल की जनता क्यों जानेगी? मुख्यमंत्री जी, क्योंकि करहल की जनता तो इस बात को जानती है कि इसके बाद अखिलेश जी के कभी दर्शन होने नहीं, इसलिए पहले उनको जवाब दे दो। आजमगढ़ तो मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कहा कि पिछली बार भी मीडिया ने ये गलती की कि हम किसी और को, समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा पार्टी मान लेते, तो अभी जो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है या कांग्रेस लड़ रही है, उसको आप इस लड़ाई में कहाँ देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, सेकंड के लिए तीनों दल लड़ रहे हैं। ओवरऑल क्या आता है बात का विषय है, लेकिन पहले उसमें जो देखा जा रहा है कि अलग अलग जगह अलग अलग लोग लड़ रहे हैं सेकंड के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोकसभा की पुनरावृत्ति होगी, 80% सीटें बीजेपी जीतेंगी, 80% सीटें बीजेपी जीतेगी, से 20% में बंटवारा होगा। तो मुख्यमंत्री जी, जो अभी फेज था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, उसके बारे में खास तौर से आपके प्रचार को लेकर कहा जा रहा है, विपक्ष का आरोप है कि आपकी भाषा बहुत उग्र रही, आपने कब्रिस्तान, आपने गर्मी या इस तरह की बातें जो। मुझे एक बात बताइए कि सपा के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, कैराना पलायन के लिए जिम्मेदार तत्वों को टिकट दे करके और उनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए, मेरठ के दंगों के लिए सहारनपुर के दंगाइयों को प्रश्रय दे रहे हैं, उनको टिकट भी दिया जा रहा है। कैराना से लेके मऊ तक उनके टिकटार्थियों की सूची तो देखो, और वह फिर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आखिर हम भी एक राजनीतिक दल हैं, हमारे भी कार्यकर्ता हैं,
तो हमें तो अपने मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को बताने के लिए ये तो बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, घबराइए मत, चुनाव के नाते कुछ गर्मी आ गई होगी, 10 मार्च का सारी गर्मी निकल जाएगी। हमने तो बड़ी शालीनता के साथ कहा। मुख्यमंत्री जी, जो चुनाव का ये फेज चल रहा है, इसी दौरान एक अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। अहमदाबाद कोर्ट ने कहा कि जो धमाके हुए थे उसमें 2008 के, उसमें 38 लोग जो जिनको फांसी की सजा हुई या और लोगों को जिनको सजा हुई, उसमें से 9 लोग उत्तर प्रदेश के थे, 7 आजमगढ़ के थे। तो ये फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्या किसी तरह से प्रभावित करता है? देखिए, ये फैसला बड़ा अहम फैसला है, इसके कई मायने हैं। एक कि हम जो आज से 8 साल पहले कहते थे कि सपा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, जब उसने 2013 में घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था, खासतौर पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, 28 लोग निर्दोष लोग मारे गए थे। उस हमले के लिए जो जिम्मेदार थे, उन लोगों के लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, गोरखपुर, कानपुर, बिजनौर में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसके लिए जो जिम्मेदार थे, ऐसे 1.5 दर्जन आतंकियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने 2013 में वापस लेने का प्रयास किया था। 2013 में उनकी जो ये शरारत थी, न्यायालय ने उस समय रोक लगाई। मुझे आश्चर्य होता है कि 2013 के अपने कृत्य के लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगी। 2008 में जब गुजरात में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 56 से ज्यादा लोग मरे थे, और उस समय गुजरात की पुलिस, जब वहां की सुरक्षा एजेंसियां इन सब चीजों की जांच कर रही थी और इस पर आगे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी, तो उस समय प्रदेश के अंदर जो सरकारें थी, लोगों ने सहयोग नहीं किया। एक नकारात्मक रवैया था इन लोगों का। आतंकी घटना देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए थ्रेट है, उसमें भी आप वोट बैंक देखना चाहते हैं, और उससे भी यानी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि 2008 की घटना के लिए जो आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, उसका एक भाई भी बटाला हाउस की घटना के लिए भी जिम्मेदार रहा है। उस समय सीरिया भागा हुआ है, और उसका बाप समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की आतंकवाद से संबंधों की पुष्टि करता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आज तक एक भी बार स्पष्टीकरण नहीं दिया इस मुद्दे को लेकर। हर छोटी बड़ी घटनाओं पे क्रिया प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति, जिन्ना का महिमा मंडन करने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का गुणगान गाने वाला व्यक्ति, इन आतंकी घटनाओं में मौन क्यों है? मुख्यमंत्री जी, जो CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी गवर्नमेंट से कि आप अपने नोटिस वापस कीजिए, और गवर्नमेंट ने लिए भी हैं, इस इश्यू पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये नोटिस हम लोग माननीय न्यायालय के फैसले के पहले ही वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे, क्योंकि वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थे, और हमें जुडिशियल ऑर्डर के तहत एक एक्ट हमने बनाया था, और हमने 3 ट्रिब्यूनल उसके लिए गठित कर दिए, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में। ये तीनों ट्रिब्यूनल इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय ने की है। हमारी कार्रवाई गलत नहीं थी। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके तहत आप इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते, आपने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट के अंतर्गत आप इसका, मतलब जो आरोपित लोग अभी समझ रहे हैं कि उनको कुछ रिलीफ मिल गई, ऐसा रिलीफ नहीं जी, ये रिलीफ नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस को वापस लेकर के उसको जुडिशियल, उसके माध्यम से वो नोटिस जाएगी और उसको वापस उससे वसूला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, अभी प्रधानमंत्री ने अभी चुनावी रैलियों में कहा कि जो पशुओं की समस्या है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए
अगली जब सरकार आएगी तो हम उसमें कुछ नए बदलाव करेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये समस्या ना रहे। तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश के लिए हमारी सरकार ने कार्य किया है। इस समस्या के 2-3 कारण हैं। एक तो प्रदेश में पहले अवैध बूचड़खाने चलते थे, हमने बंद करवाए। दूसरा, अवैध तस्करी होती थी, हमने उसको भी रोका है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये संख्या इकट्ठी हुई। दूसरा, कुछ लोगों ने शरारतन भी अपने पालतू जानवरों को छोड़ना शुरू किया। लेकिन सरकार की मंशा पर किसी को खोट नजर इसलिए नहीं आता है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास भी किए। 5500 से अधिक गोवंश गौआश्रय स्थल हम चला रहे हैं प्रदेश में। 3 प्रकार की स्कीम चला रहे हैं जिसमें 9 लाख गोवंश का देखरेख हो रहा है। एक जो शासन के संरक्षण में चल रही है गौशालाएं। दूसरा, सहभागिता योजना है जिसमें किसान परिवार या पशुपालक को 4 गोवंश तक हम उस गौशाला आश्रय स्थल से देते हैं। हर गोवंश को महीने में 900 रुपये हर गोवंश के लिए उसके पशुपालक को देते हैं। तीसरी है जिसमें कुपोषित परिवार को एक ब्याही हुई गाय वहां से, क्योंकि गाय बहुत कम दूध देती है और कुपोषित परिवार के लिए ज्यादा दूध नहीं, कम दूध की आवश्यकता होती है, पौष्टिक दूध है। तो उस परिवार को एक गाय, ब्याही हुई गाय और 900 रुपये हर महीने उसको दिया जाता है। इसका हम फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं तो पैसा तभी जाता है। तो ये चलिए 9 लाख गोवंश इस समय इस रूप में सरकार के संरक्षण में देखरेख हो रही है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में गोवर्धन स्कीम प्रारंभ हुई है, जिसमें किसानों से गोबर लेकर गोबर का दाम दिया जाता है। गोबर गैस प्लांट के माध्यम से वहां पे सीएनजी बनाने की कार्रवाई चल रही है। तो सीएनजी की मार्केटिंग होगी, यानी गौशालाएं अब प्राकृतिक खेती में तो उपयोग होंगी ही, प्राकृतिक खेती के साथ साथ ऊर्जा के लिए भी उसका उपयोग होगा। ये सीएनजी वाहन संचालित करने में और उसका उपयोग हम रसोई गैस के लिए भी कर पाएंगे। इन सभी चीजों के लिए उसका उपयोग मुझे लगता है इसके लिए आपको मिशनरी लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो मन से करें। नहीं, काम चल रहा है ना, हमारे एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुका है काशी का। देखिए, आपकी सफलता का पहला होता है कि पहला काम कैसे शुरू हो, उसकी शुरुआत हो गई है, अब उसको फैलाना है। मुख्यमंत्री जी, चुनाव अब जो अगले चरणों में जा रहा है वहां पर जो पार्टियां हैं, जैसे जो जातीय स्वाभिमान से बनी है या निषाद पार्टी है, अपना दल के 2 हिस्से हैं, या ये सुहेल देव राजवत वाली जो पार्टी, इनका जो क्या मतलब जो जाति का जो वो शुरू होने वाला है उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी? उत्तर प्रदेश की जनता ने जातिवाद की राजनीति के दुष्परिणामों को भुगता है और इसलिए 2014 में इसको तिलांजलि देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को अंगीकार किया है। आप 2014, 2017, 2019 के ट्रेंड को आप देखिए, सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। पर मुख्यमंत्री जी, मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे ग्रामीण इलाकों में जा रहा हूँ, वहाँ भी कल मैं यहाँ इटौंजा में युवाओं से मिला तो वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं तो हमारे रोजगार का इशू, शिक्षा का इशू, स्वास्थ्य का इशू, हमारे गांवों के विकास के बजाय मुद्दा जो है वो दूसरी चीजें बनने लगती हैं कि जैसे जाति बनती है, धर्म बनता है, मजहब बनता है। क्यों हमारे इश्यूज के ऊपर मुझे एक बात बताइए, इन मुद्दों को लाया कौन? हम तो विकास पे ही फोकस करना चाहते हैं। जिस दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहा था, समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना का महिमा मंडन कर रही थी। जिस दिन हम लोग
अपने यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके उसको स्मार्ट बनाने की कार्रवाई कर रहे थे, उस दिन समाजवादी पार्टी पाकिस्तान का राह कलाप रही थी। इन मुद्दों को लाया कौन पहले? हमने तो विकास के मुद्दे पे बात की थी, 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे थे। विकास के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर क्या कार्य हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में क्या कार्य हुआ है, हेल्थ सेक्टर पे क्या काम हुआ है, हमने इसकी बात की और हम तो आज भी इस पर चर्चा करने को तैयार है। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब 5 साल के दौरान कोई सरकार 10 राज्य विश्वविद्यालय गठित की हो। चाहे वह सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय हो, चाहे वह मेरठ का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय हो, चाहे लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ की पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का हो, चाहे गोरखपुर का आयुष विश्वविद्यालय हो, चाहे वह प्रयागराज का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो। पहली बार हो रहा है। दूसरा, नकल मुक्त परीक्षा हो और पारदर्शी तरीके से प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिले। 5 लाख सरकारी नौकरी दी, किसी नौकरी पे किसी ने उंगली उठा पाया? प्रदेश के अंदर जिस पारदर्शी तरीके के साथ हम लोगों ने नौकरी दी, उसी पारदर्शी तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी 1,35,000 से अधिक विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत उन विद्यालय आखिर शिक्षा की नींव तो, यानी हम माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा, उसकी नींव तो बेसिक शिक्षा है ना। बेसिक शिक्षा में 5 साल में हमें कायदे से 3 साल काम करने को मिला। 2 साल तो कोरोना प्रबंधन में बीता, स्कूल कॉलेज ज्यादा समय बंद रहे, वो एक बड़ा इशू है। लेकिन 3 साल में ही 1,35,000 स्कूलों का कायाकल्प हुआ और उसमें संख्या कितनी बड़ी, 54 लाख विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी। मुख्यमंत्री जी, ये जो 2 साल रहे जिसमें कोविड में बंदी रही, तो उसमें 2 बड़े नुकसान हुए हैं। एक नुकसान हुआ कि रोजगार का जो पूरा आर्थिक ढांचा चरमराया वो कोविड की वजह से, और दूसरा ये कि बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जैसे काफ़ी बच्चे जो 2 साल नए बच्चों जिनको ग्रेजुएशन कर रहे थे जाना था, एक अलग किस्म का उनकी मनोदशा बन गई है। देखिए, तो इसीलिए तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें की। देखिए, मैंने या हमारी सरकार ने पहले ही इस पर पूरा ध्यान दिया। जैसे कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगा, यह पहला अनुभव था। हमारे यहाँ के 15,000 बच्चे कोटा में फंसे थे और उत्तर प्रदेश भर के लगभग 14-15,000 बच्चे प्रयागराज में फंसे थे। आखिर लॉकडाउन में मैंने बसेस भेजकर उन बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया और आगे से उनको किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना प्रारंभ की ना, प्रारंभ हुई ना, विकल्प दिया। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए उनको उचित माहौल मिले। हम लोगों ने जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की तो पता लगा बहुत बड़ी संख्या में बच्चों के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसका खर्चा भी माँ बाप करना है। डिजिटल एक्सेस फ्री उसको दे रहे हैं, अगले 5 साल का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। सरकार किसी भी मुद्दे पर, दूसरा सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि यहाँ निवेश हुआ, रोजगार मिले, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति को आगे बढ़ाया गया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान को बढ़ाया गया, करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। इसमें और कुछ किए जाने की आवश्यकता है। यूपी पहला स्टेट है जिसने अपने प्रवासी कामगार और निवासी कामगार और श्रमिकों के लिए यहां पर व्यवस्था दी, स्किल मैपिंग करवाई, उनके लिए उनके हाथ को काम देने की व्यवस्था की और आज उसी का परिणाम है। CMI का जो लेटेस्ट डाटा आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 16-17 में जो 18% था, जो घटकर के 3% पे आया है। बगैर काम किए थोड़ा हो सकता है, काम हुआ, सेंटर हुआ, हमारे अधीन काम करने वाली संस्था नहीं तो
सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इकोनॉमिक जो है उस पर काम करती है। अब इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। और कोरोना कालखंड में यूपी के कोरोना मॉडल को तो सबने सराहा है। थर्ड वेव से भी बहुत सारी मौतें दुनिया के अंदर हो रही है, लेकिन यूपी के अंदर थर्ड वेव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री जी, अब उम्मीद लग रही है कि ये खत्म होगा, और जब ये खत्म होगा कोविड और खुलेंगी सारी चीजें पहले जैसी होंगी, तो आप डेवलपमेंट की रफ्तार को कहाँ देखते हो, विकास? देखिए, हम लोगों की सारी चीजें खुल चुकी हैं। हमने इस 2 वर्ष की जो गैप है इसको हम भर चुके हैं। और ये सौभाग्य है कि यूपी में इस समय डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में और प्रदेश में एक विचारधारा की सरकार और सकारात्मक और विकास की सोच रखने वाली सरकार हो, इसका कई गुना लाभ मिलता है, स्पीड कई गुना बढ़ती है। आप मुझे एक तो बात बता दीजिए, किस स्पीड से 1947 से 2017 तक हेल्थ क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। इन 5 सालों में हम लोगों ने 33 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। आज यूपी 1 जनपद 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है। 70 वर्षों में कुल 1.5 एक्सप्रेसवे यूपी में बन पाए थे। आज यूपी में 7 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे समर्पित हो गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर काम अंतिम उस पे चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन ली जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पे काम प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे नया एक्सप्रेसवे आया है। यानी ये पहली बार हो रहा है ना। और अभी 2 और प्रस्तावित हैं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी का एक एक्सप्रेसवे और वाराणसी से कोलकाता के बीच एक नया एक्सप्रेसवे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। मुख्यमंत्री जी, आपके बारे में यह माना जाता है कि आप मिथ को तोड़ते हैं, टोटकों को नहीं मानते हैं। आप मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार नोएडा गए, और पहले वाले मुख्यमंत्री इसलिए नहीं जाते थे कि उनको ये डर लगता था कि अगर वो नोएडा गए तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ज़्यादातर मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि जो दोबारा जीत के आया भी हो। आपने नोएडा का मिथ तोड़ा है। आप इस मिथ को खत्म करेंगे यूपी के, कि जो एक बार मुख्यमंत्री रहता है ठीक अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं होता? देखिए, मैं उस मिथक को तोड़ने के लिए ही राजनीति में हूं। देखिए, मैं एक योगी हूं, एक सन्यासी हूं, परम आस्थावान व्यक्ति हूं, सकारात्मक सोच रखता हूं, लेकिन किसी भी प्रकार के पाखंड को नहीं मानता, रूढ़िवादिता को नहीं मानता। मेरा मानना है ये विकास में बाधक है। जब मनुष्य का जीवन अस्थायी नहीं है तो कुर्सी कभी अस्थायी नहीं हो सकती। हम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 25 करोड़ लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करें, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई अधिकार नहीं मुझे। अगर मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है तो मेरी पहली प्राथमिकता 25 करोड़ की जनता होनी चाहिए, अपनी कुर्सी बचाना नहीं। और इसीलिए मैं नोएडा बार बार गया, बिजनौर बार बार गया। जहां लोग कहते थे इससे होगा, मैं कहता था ठीक, जाने दीजिए कुर्सी, हम जाएंगे। क्यों? अगर वहां जाने से मैं बिल्डर बायर की समस्या का समाधान कर पाऊंगा, वहां की समस्या का समाधान कर पाऊंगा, तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। हमने किया। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल है कि जब अभी पश्चिम में आप थे तो जब आपके भाषण होते थे तो उसमें ज़्यादा हमला आपका समाजवादी पार्टी पे होता था, और राष्ट्रीय लोकदल या जयंत को आप लोग थोड़ा उतना नहीं अटैक करते। हम तो ये भी जान रहे हैं कि जयंत जी का उपयोग केवल चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है। वो बेचारे तो मोहरे थे, हर बार मोहरे बन जाते हैं। पूछी कौन रहा है उनको ऐसे? जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे तब भी वे तमाशबीन थे, आगे भी उनको तमाशबीन ही रहना है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के चंगुल में फंस करके कोई व्यक्ति बार बार अपना उपयोग करवा रहा हो, समाजवादी पार्टी का टोल बन रहा हो, तो मुझे लगता है कि इसलिए जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो क्या बोलते हैं। वो तो वहाँ के लोग बोल रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी के जो हैं अनुयायी बोल रहे थे इन चीज़ों को लेकर के, तो मैं वही बोलता था जो उनके अनुयायी बोलते थे। चलिए मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।